हाँ साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बोल न्यूज और मैं हरगोविंद सिंह हरियाणा बोल न्यूज के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी एक ऐसे भाई से मुलाकात हुई है जिनका नाम रवि कुमार जी है। और बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो रोजगार की तलाश में भटकते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीदें जमाए बैठे हैं वैकेंसियों के ऊपर। तो हमें ऐसे जो हमारे भाई है रवि भाई आज कुछ विशेष प्रकार की जानकारियां देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। और मैं तो अपने मुंह से क्या बताऊं, पहले भाई अपना परिचय स्वयं ही बताएंगे। हाँ, अभी भाई से जानने का प्रयास करते हैं कि आज वो हमें किस प्रकार की जानकारियां प्रोवाइड कराएंगे और किस क्षेत्र में जानकारियां देंगे। तो नमस्कार रवि भाई। नमस्कार भाई साहब। हाँ, तो सर जी पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम है रवि कुमार और मेरे पिताजी का नाम है श्री श्यामलाल चौहान जी। और हम भिवानी में रहते हैं, न्यू डिफेंस कॉलोनी में। और हमारा जो राज्य है वो हरियाणा है। और श्रीमान जी मैं फ़िलहाल अभी असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हूँ। और 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर मेरा चयन हुआ था। और इस तरह से मैंने भी बहुत सारी अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं 2012 में बीटेक की थी सर। उसके बाद मैं चला गया था बिट्स, जो हमारा भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, उसके अंदर लेक्चरशिप के लिए। साथ ही साथ एमटेक भी कर रहा था। फिर वहाँ पर 2-3 साल काम करने के बाद मैं गुड़गांव की एक कंपनी में भी गया। पर फिर मेरे को वहाँ पे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, कि मैं आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं उसमें फॉर्म भरने की कोशिश करता हूँ। पर मेरी शादी हो गई थी, तो भाई फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रांग होने की जरूरत थी इंडिपेंडेंसी की वजह से। तो मैं वहाँ से फिर चला गया था पानीपत थर्मल प्लांट में। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा फ्रीडम महसूस हुआ। मैं काम के साथ साथ ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट किया था। वहाँ पहुँचने के बाद में फिर मेरे को लगा कि जैसे ही मैंने ट्यूशन 2-3 साल पढ़ाया तो लगा कि हाँ, कि वैकेंसियाँ आ रही हैं। अच्छा, समय हो गया था 2015 का। एक वैकेंसी निकल चुकी थी 2014 में, और उससे पहले आई थी 2011 के अंदर। परंतु अभाव की वजह से, जागरूकता ना होने की वजह से मैं उस फॉर्म को नहीं कहीं भर ना कहीं पाया। कोई ना कोई एक ऐसा अभाव रहता है कि जानकारी के बगैर अभाव के अंदर कोचिंग भी ले जा रहे हैं। ये नहीं पता होता वैकेंसी कब निकलेंगी। ठीक है, ये भाई साहब सिर्फ चैनल के माध्यम से उन जो भाई जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ जानकारी देने के लिए ही भाई साहब हमारे साथ आज मौजूद है। तो आप सारी प्रकार की जानकारियाँ आप प्रोवाइड करवाएं जो आप जानकारी रखते हो। और साथ में हम जो भाई का एक यूट्यूब चैनल है तो उसका भी लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप उनके ऊपर भी देख सकते हो जो भाई ने मतलब स्टडी मटेरियल जो भाई प्रोवाइड कराते हैं। श्रीमान जी, मेरा जो है यूट्यूब चैनल का नाम है ALP रवि चौहान। आप सर्च करेंगे तो वहां से आ जाएगा। उसको बनाने का बस एक ही माध्यम था, मतलब मकसद था कि जो हमारे युवा हैं, जैसे जब भी हम कभी ड्यूटी पे जाते हैं तो बहुत सारे मेरे छोटे भाई जिन्होंने ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, पर उनको पता नहीं होता कि वैकेंसी कब निकलने वाली है, कब आएंगी, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितने एग्जाम होते हैं, किस तरह से तैयारी की जाती है, कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, और भाई हम किस स्तर तक तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, 2-4 नंबर से ना रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट लोको पायलट एक सहायक लोको पायलट होता है जो रेलवे ट्रेन संचालन में काम करता है। और ये भारतीय रेलवे की एक पद है। इसके लिए लोको पायलट का सीधा ही चयन नहीं होता, सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट ही चयन होता है, उसके बाद प्रमोशन से वो लोको पायलट का पद पे बनता है। तो अभी मुझे काम करते हुए लगभग 2 साल हो जाएंगे दिसंबर के अंदर। तो अभी कुछ ही दिनों के अंदर अनुमानित है, क्योंकि 2011 में कभी वैकेंसी आई थी, फिर 2014 में आई, फिर 2018 में आई, तो एक अनुमान है कि 4 और 5 साल के गैप के अंदर वैकेंसियां आती हैं। और अभी 2022 हो गया है, बीच में कोविड आ गया था, तो आने वाले समय में अगले साल वैकेंसी आ सकती है, ऐसा है। तो आप यूट्यूब पे सर्च भी करके देखेंगे तो बहुत मात्रा में ऐसा चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ALP का एग्जाम पैटर्न होता है चलो सर। मैं एक बार भाई साहब की बात बीच में काटूंगा, भाई माफी चाहूंगा। मैं आप सभी को एक बात और चेता देना चाहता हूँ कि जैसे शादी होने के बाद तो लगभग लगभग सारे भाई अपने अस्त्र शस्त्र डालते हैं भाई, लेकिन भाई ने शादी होने के बावजूद भी है ना अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और मेहनत के बाद अपने एक अच्छे मुकाम के ऊपर आज भाई है। तो इनसे भी हमने किसी ना किसी शिक्षण की आवश्यकता है। तो सारे भाई हौसला ना हारो भाई।
जब भी हमने कोई ऐसे भाई से मुलाकात होगी जो अ, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर स्टडी मटेरियल के बारे में और अच्छे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे चैनल पर आओ, तो भाई हम आपने उनसे रूबरू कराते रहे। तो अब कंटिन्यू रहे सर। तो ये बड़ी अच्छी बात कही भाई साहब ने कि शादी के साथ हमने पढ़ाई की थी। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी मतलब हिम्मत ना हारें और जो अपनी चीजें हैं उनको आगे लेके आएं और कोशिश से करते रहें। एक बार सफलता आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, पहला जो एग्जाम होता है CBT 1 ALP के लिए। ALP के लिए अच्छा, सबसे पहले जो है अभी वैकेंसियां आएंगी, उसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो ये चीजें पूरी मैंने एक बार अपने चैनल पे ही बता रखी, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बताया है। 3-4 असिस्टेंटों ने मिलके उस चीज को डिस्क्राइब किया है। तो पहला क्या है कि पहला होता है CBT 1 सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। उसमें साइंस, इंग्लिश नहीं आती, साइंस, मैथ, जीके और रीजनिंग रहती हैं। 100 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है, उसमें 60 मिनट में करना होता है। वो केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते। फिर उसको करने के बाद में CBT 2 होता है। CBT 2 के अंदर सर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। 2.5 घंटे का दोनों का मिला के होता है। पहला 1.5 घंटे का, फिर अगला 60 मिनट का होता है। तो CBT 2 में जो पार्ट ए होता है उसके अंदर भी जैसा CBT 1 का पैटर्न है वही रहता है, बस उसके अंदर एक साइंस 40 मार्क्स की जुड़ जाती है। फिर दूसरा जो टेस्ट है वो है ट्रेड टेस्ट, जिसके लिए हमें चयन किया गया है। अच्छा, उसमें सिलेक्शन कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो ITI जिसने कर रखी है, कंप्यूटर को छोड़ के बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिक है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल है और फिटर हैं, ये सभी भर सकते हैं उस फॉर्म को। तो सर जी एक कन्फ्यूजन और बच्चों को रहता है कि ITI करने के बाद जो अप्रेंटिस वगैरह लगती है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सर देखिए, अप्रेंटिस अगर आपकी हो रही है तो वो आपको जो कॉलेज है वही कराता है, तो आपको उसके लिए जरूर एक बार करना चाहिए। 6-7 महीने की होती है, उससे आपको जो आपने सीखा है 1-2 साल के अंदर, उससे आप पूरी तरह प्रैक्टिकली रूबरू होंगे। कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूजन होता है भाई ITI तो हमने कर ली, हम अप्रेंटिस करें या ना करें, ये मतलब भाई जरूरी होता है। जैसे मान लो कई बंदे हैं जो नहीं कर पाते किसी कारणवश, कहीं और कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं और इसके एवज में उन्होंने ITI भी कर ली, और वो अगर जो अप्रेंटिसशिप ना कर पाए तो ये कोई मतलब कंपलसरी तो नहीं है ना। हाँ, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि सर कंपलसरी है, श्योर नहीं हूँ इस चीज के लिए, पर ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि हमारे बीटेक में भी एक 6 महीने का अलग से एक होता है कि आपको वहां से करके आना है, पर कंपलसरी नहीं होता, वो हो जाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो ट्रेड टेस्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है सर। जो CBT 2 का पार्ट बी का जो टेस्ट होता है वो ट्रेड टेस्ट होता है। जो भी हमने अपने ITI के अंदर, डिप्लोमा के अंदर या बीटेक के अंदर जो भी पढ़ा है टेक्निकली, उसको बताना होता है। उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन होते हैं और उसमें हमारी मेरिट नहीं बनती। मेरिट बनती है केवल CBT 2 के पार्ट ए से। ये केवल जो टेक्निकल ट्रेड टेस्ट है ये केवल आपको पास करना पड़ता है। इसके लिए 35% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। 35 हो जाते हैं, 75 नंबर का पूरा पेपर होता है, तो 35 उसके अराउंड 26.25 कुछ मार्क्स हो जाते हैं, वही पास करना होता है। ट्रेड टेस्ट पास कर दिया तो लगभग लगभग आपका 70% के आसपास सिलेक्शन श्योर हो जाता है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। अब बच्चों के सवाल क्या रहते हैं, जैसे मेरा भी चैनल है तो उस पर क्या रहता है कि सर ट्रेड टेस्ट के लिए कौन कौन सी किताबों का हम इस्तेमाल करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो जो आपको, जैसे ITI जिन्होंने की है, तो जो भी किताबें आपने उस समय पढ़ी थी, सबसे पहले नई खरीदने की जरूरत नहीं है, वही किताबें उठाओ, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछने वाले हैं सब कुछ। जो स्टडी की थी, जो मतलब हाँ। 9, 10th, 7th, 5th वही- क्लास से ऊपर ऊपर की जो भी वो है। निम्मी पैटर्न है, NVCT कुछ करके वहां पे लिखा होता है, किताब के ऊपर भी है, और वही NCERT। नहीं, NVCT कोई ITI का ट्रेड है। अच्छा, हाँ, NCVT NCVT है, उसी पैटर्न से किताबों में पूछा जाता है। तो वही एनिमी पैटर्न की है लगभग सभी, उसी को पढ़ेंगे तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मैंने भी ITI की नहीं थी, तो एक हिसार से ITI से बुक मंगाई थी टीचर की और वही पढ़ी थी, और मैं वही बात डाल रखी है अपने चैनल पे, तो बता दूंगा सारी चीजें, वहां से भी आप देख सकते हैं। दो होते हैं, एक तो NCVT होता है, एक SCVT होता है। हाँ, जो NCVT है ना, उसका ही है उसकी सर बुक। जी। उसके बाद सर ये टेस्ट क्लियर होने के बाद लगभग सिलेक्शन आपका मान के चलो 70% श्योर हो जाता है। भाई जो भी भाई ALP की तैयारी कर रहे हो, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, भाई साहब का नंबर हम बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर देंगे। अगर जो कोई भी भाई इनसे किसी प्रकार की
तैयारी करने वाला भाई जो भी हो इनसे संपर्क साधना चाहता हो, कुछ अपने टेस्ट के बारे में पूछना चाहता हो, तो भाई का नंबर हम स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सको और जानकारी प्राप्त कर सको और उस माध्यम से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, बच्चों को ये रहता है कि यार देखिए 2 टेस्ट तो हो गए, 1 टेस्ट और आने वाला है सीबीटी 3, साइको टेस्ट होता है। अब इतने-इतने टेस्ट हम का पास नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही आसान स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई ज़्यादा टेस्ट तो स्तर आसान रखा जाता है और सिलेक्शन भी आईटीआई बेस पे कर रहे हैं, तो इतना हाई-फाई लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जो हमने 10वीं तक साइंस और मैथ पढ़े हैं, केवल वही पूछे जाते हैं। अगर उन्हीं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ अभी समय है 6-7 महीने का, वैकेंसी आने वाली है, लंबे समय है, तो आप केवल एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करें। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह, बच्चे क्या करते हैं सीधा ही ऑब्जेक्टिव की किताब लाएंगे। अच्छा, नई नई पब्लिकेशन आ जाती है, एएलपी अभी जैसे वैकेंसी आने वाली तो लिख देंगे एएलपी प्रीवियस पेपर या कुछ एएल, उसको ही खरीद लाते हैं। ऐसा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल अपनी जो किताबें हैं, स्पीडी है, किरण पब्लिकेशन है, उनके लिए बस केवल यहीं तक जाइए, एनसीईआरटी पढ़ें। फिर बाद में है वो लंबे की भी ऑनलाइन भी क्लासेस दी जाती हैं, तो उन पे आप जा सकते हैं। साइको टेस्ट होने के बाद में सीबीटी 3, उसके बाद में आता है मेरिट। मेरिट लिस्ट बनती है सीबीटी 2 का जो पहला एग्जाम हुआ है उससे और साइको टेस्ट के मार्क्स मिलाकर। मिलने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें जितने भी मान लीजिए 100 लड़के सेलेक्ट करने हैं तो 150 को बुलाया जाता है। कारण उसके पीछे क्या है? कारण उसके पीछे है मेडिकल। A1 मेडिकल की रिक्वायरमेंट रहती है। आंखें हमारी 6/6 और फिटनेस पूरी चाहिए होती हैं। तो A1 मेडिकल जिनका रहेगा, केवल उनका ही सिलेक्शन आगे होगा। A1 मेडिकल के अंदर क्या क्या आता है ये? सर, A1 मेडिकल के अंदर सबसे पहले तो हमारी आई साइट्स के ऊपर फुल फोकस किया जाता है। आपकी आई साइट्स में भी किसी तरह की मतलब कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए भाई। अगर आपने चश्मे चढ़े हुए हैं तो आप नहीं एलिजिबल हैं। अगर आपने किसी प्रकार का ऑपरेशन करा रखा है उसकी तब भी एलिजिबल नहीं है। लेजर करा रखा है तब भी एलिजिबल नहीं है। वहाँ पे मशीन है, आप उस मशीनों को धोखा नहीं दे सकते। 16 के आसपास के कुछ वहाँ पे टेस्ट होते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं सर, आसान है। जो अगर बिल्कुल फिट है तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो 6/6 आई साइट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हमें सिग्नल्स को विजिट करना पड़ता है। भाई सिग्नल कितनी दूर है, 1-1.5 किलोमीटर के पास का सिग्नल हमें देखना पड़ता है, क्योंकि रेलवे का मेन मोटो क्या है? सुरक्षा सहयोग। तो सबसे पहले हमें इस चीज के ऊपर फोकस है, तो वहां पे बिल्कुल भी आपको मतलब ढील नहीं बरती जाएगी किसी तरह से भी। तो साथियों, ये था पहला पार्ट और सेकंड पार्ट में हम आपने और भी बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी प्रोवाइड करवाए भाई साहब के माध्यम से। तो जैसे ही भाई फिर दोबारा भिवानी आते हैं तो हम इनसे और भी अच्छी से अच्छी जानकारियां आपको देने का प्रयास करेंगे। और सभी कहते हैं भाई एक कामयाबी युवा के पीछे है ना एक लेडी का हाथ होता है, घरवाले का, लेकिन भाई मेरा मानना थोड़ा उल्टा है, चाहे आप इसने गलती मान लियो। मेरा मानना है कि भाई सबसे पहले है ना अपने माँ बाप का हाथ हो भाई औलाद की कामयाबी के पीछे। बाकी तो सारे घसे हैं भाई। तो अंकल जी बैठे हैं, अंकल जी से मुलाकात करते हैं भाई। भाई साहब इस बार अंकल आंटी दोनों बैठे हो भाई, सॉरी। अच्छा हाँ, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार। अच्छा जी, एक बार आप अपना परिचय बताओ जी। मैं सर आर्मी से रिटायर्ड हूँ, ईएमई से रिटायर्ड हूँ एज ए मैकेनिक। और 2000 में मैं पेंशन आया था। 22 साल मेरे को पेंशन आए हुए हो गए। और इस दौरान मैंने अपना फोकस केवल और केवल अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर रखा कि वे बच्चों को चाहे सर्विस मिले या ना मिले लेकिन एजुकेशन दिलाना है। तो सबसे पहला काम तो भाई इंसान का यो है अपने बच्चा के प्रति भाई सबसे अच्छी से अच्छी जितनी एजुकेशन होगी ना, क्योंकि देखो अच्छी एजुकेशन होगी तो अच्छे समाज का निर्माण होगा। और या जिब्बे तो भाई अपन गलत करा दे या जिब्बे अच्छी भुंडा करवा दे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या है अपन अपनी जबान के ऊपर थोड़ा संयम आ जाओ। जो पढ़ा लिखा इंसान हो उसने बोलने का लहजा आ जाओ, आप कुछ भी समझ सको इस बारे में। नहीं तो आप देखो हो कि जितने भी लड़ाई झगड़े हैं सारे जो मानसिक प्रवृत्ति है वो एक अनपढ़ता है कारण ही तो है सारा का सारा। अच्छा जी अंकल जी, इस मुकाम तक भाई पहुंचा, मैंने सुना है कि आप मतलब भाई ने लेफ्टिनेंट के रूप में देखना चाहो थे, तो कहीं ना कहीं आपका सपना भी चकनाचूर हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? वो तो जी देखो, लक भी होता है इंसान का। मैं तो जब पेंशन आया था फौज से 2000 में वीआरएस लेके आया था मैं। अच्छा वीआरएस लेके। हाँ, मैं वीआरएस लेके आया था और मेरी मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस का आने का ध्येय केवल और केवल यही था कि मैं अपने बच्चों को समय दे पाओ आप। हाँ समय दे पाऊँ, अच्छी गाइडलाइन दे पाऊँ, अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ और भाई अपने बच्चों को मतलब एक ऑफिसर के रूप में देखना चाहूँ था। हाँ,
चलो फिर आप प्रकाश पन्ना से वहां से नहीं तो यहाँ से सकार हो गया, आप भी भाई साहब अफसर ही है। ठीक है। अच्छा नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। तो कैसा लग रहा है अपना अपना आपका भाई आपका बेटा कामयाब हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं। भगवान सबको अच्छी तरह ऐसे ही बना। चलो भैया अब जो भाई साहब जी की घरवाली है तो भाई उनसे ही बात कर लेते हैं। राणा जी नमस्ते जी। अच्छा जी, मैं ये जानना चाहूँ था भाई का जो हमने भी इंटरव्यू लिया है, उन्होंने कहा अभी शादी के बाद मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो आपने किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं ऐसे तो नहीं, मतलब थोड़ा सा लेके होता है फिर, जैसे बच्चों देखो शुरू में तो आपने एकदम गुस्सा आया होगा भाई, मतलब टाइम नहीं दे पाते, पता नहीं लगेगा ये नहीं लगेगा। ये तो था ही कि मैं अपनी फ्रेंडों को देखती थी तो उनके हस्बैंड जो जॉब करते थे भी आर्मी में, कोई किसी का भाई डॉक्टर है, कोई किसी का। मैं मेरे मन में भी थी मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब लगे, फिर मैं इनसे यही कहती थी आप अपना तैयारी करो। फिर ये बोले कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, फिर माँ ठीक है। तो जैसे भी थोड़ी बहुत होती तो फिर मैं अपने मन में ये था कि ये लगेंगे, मैंने धैर्य भी रखा और मेरे को विश्वास था कि ये लगेंगे, जैसे ये मेहनत करते थे तो ये ऐसे कुछ मम्मी पापा ने भी साथ दिया मेरा। तो मम्मी मेरे को ये मम्मी भी कहती थी नहीं लगेगा निशु ये। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। देखो कहीं ना कहीं पूरे परिवार का जब कोऑपरेट और सहयोग साथ मिले है ना, तो वो मंजिल दूर नहीं होती जहाँ जिस मुकाम को हम हासिल करना चाहते हैं। तो साथियों सेकंड जो पार्ट हम बनावांगे ना भाई के साथ, उसमें जो और जानकारी भाई से हम ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश कराएंगे। कम समय होता है और कम समय के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारियां प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में भाई के यूट्यूब चैनल का लिंक भी हम इसके अंदर डालेंगे। तो आपने किसी प्रकार की भी कोई जानकारी चाहिए तो आप भाई से संपर्क कर सको। तो बने रहिए आप हरियाणा बोल न्यूज के साथ। धन्यवाद।